हेलो बच्चों। आज मैं क्लास 10th के एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस सिविक्स यानी चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि चैप्टर 2 एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है क्लास 10th में जो कि मैक्सिमम बच्चे इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझ नहीं पाते हैं। क्या रीज़न है समझने का, क्या कारण है, आइए जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर हम राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी को क्यों पढ़ते हैं? क्या इसके पीछे का उद्देश्य है और हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए? क्या उद्देश्य है इस पढ़ने का और इसको पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा? तो इसका जवाब है कि राजनीतिक शास्त्र को पढ़ने से आपके अंदर एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी आइडियलिज्म आती है जो कि आपको कठिन से कठिन समय में भी एक कठिन निर्णय, डिसीजन लेने के लिए सक्षम बनाती है। आप कैपेबल हो जाते हैं उस डिसीजन को लेने के लिए, उस डिसीजन को एग्री करने के लिए। आपके जीवन में, आपके समाज में, आपके परिवार में या आपसी भाईचारे में किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन होता है तो आपने जो राजनीतिक शास्त्र में पढ़ा है उसका विचार करके उसको एनालाइज करके आप अपने जीवन में कठिन से कठिन निर्णय ले सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपके प्रति, आपके अंदर देश के प्रति एक ऐसी विचारधारा उत्पन्न होती है जो कि आपके क्या कर्तव्य हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं देश के प्रति, इसमें आप क्लियर हो जाते हैं। अगर मान लीजिए समाज में किसी भी प्रकार की कोई भी राजनीतिक गतिविधि होती है नहीं, तो आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे भाग लेते हैं? ठीक है, संविधान के द्वारा जो भी चीज़ें आपके लिए, आपके राइट्स, आपके अधिकार, जितने भी लिमिटेशंस हैं, आपके जितने भी लॉ हैं, वो आपके लिए एक विचारधारा उत्पन्न करती है, एक आइडिया, एक ड्यूटीज़, एक कर्तव्य उत्पन्न करती है जिससे कि आप अपने देश के प्रति उसको निभा सकें। दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी बात कि अगर आप राजनीतिक शास्त्र पढ़ते हैं तो आपका एक ऐसा डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जिससे देश में किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल गतिविधि होती है, पॉलिटिकल प्रोसेस होता है या पॉलिटिकल, ये जो भी कह लें, राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, उस चीज़ को आप समझने के कैपेबल हो जाते हैं। यू आर able to understand the political things in your country is happen। अगर आपके देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां होती हैं तो आप उसे आसानी से समझ पाते हैं कि क्या इस पक्ष का क्या रीजंस है, क्या कारण है, विपक्ष का क्या रीजंस है, क्या कारण है, क्यों इस सत्ता का अधिक महत्व है समाज में या सिटीजन्स में, या इस सत्ता का अधिक महत्व नहीं है। इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को आप समझने के कैपेबल हो जाते हैं। चलिए बच्चों, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, अगले टॉपिक नहीं, अपने टॉपिक पे आते हैं। चैप्टर 2 में एक टॉपिक है संघवाद यानी कि फेडरलिज्म। आखिर ये फेडरलिज्म होता क्या है? सबसे आसान भाषा में इसको समझेंगे कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, एक ऐसी संस्था है या एक ऐसी टॉपिक है जिसमें जो शक्तियां होती हैं वो दो हिस्सों में बटी होती हैं, दो से अधिक हिस्सों में बटी होती हैं। अगर हम ये कैसे जानेंगे कि कोई देश फेडरलिज्म है या नहीं है? तो सिंपल सी बात है, अगर वहाँ पे अगर पावर की शेयरिंग होती है
सत्ता की साझेदारी होती है, पावर शेयरिंग होती है। अगर शक्तियां 2 लेवल या 2 से अधिक लेवल में विभाजित हैं, बांटी हुई हैं, उनकी अलग अलग लिमिटेशन, उनकी अलग अलग कार्य की क्षमताओं को देखते हुए उनकी शक्तियां निर्धारित कर दी गई हैं, तो हम समझेंगे, तो हम देखेंगे कि वो देश एक फेडरलिज्म देश है, एक संघवाद देश है, एक फेडरलिज्म कंट्री है। आइए अब इसके डिफिनीशन को देख लेते हैं। फेडरलिज्म का डिफिनीशन क्या होता है? फेडरलिज्म का डिफिनीशन ये है, फेडरलिज्म इज a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country। यानी कहने का मतलब है कि संघवाद एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसी संस्था है गवर्नमेंट की, सरकार की, जिसमें पावर डिवाइड होता है, शक्तियां विभाजित होती हैं। किसके किसके अंदर? सेंट्रल अथॉरिटी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स ऑफ द कंट्री। देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग सत्ताधारियों में कहें या लीडरशिप कहें, या जो भी ग्रुप होता है, उस ग्रुप में उनकी शक्तियां डिवाइड होती हैं। ठीक है। यूजुअली अगर हम बात करें फेडरलिज्म में जहां तक देखा गया है कि 2 ही लेवल होता है। यूजुअली फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की 2 शक्ति, सिंपल सी बात है। अपने अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, भारत के कंटेक्स्ट में अगर हम देखते हैं, फेडरलिज्म को समझते हैं, तो भारत एक फेडरलिज्म कंट्री है। भारत एक फेडरलिज्म कंट्री है। इसमें कैसे? क्योंकि इसमें सेंट्रल अथॉरिटी है और स्टेट अथॉरिटी है। स्टेट के बीच कुछ शक्तियां निर्धारित की गई हैं। स्टेट की जो शक्तियां होती है, राज्यों की जो शक्तियां होती हैं, वो राज्यों में ही निर्धारित, राज्यों के अंदर ही लिमिटेड रहती हैं। राज्य के अंदर आप अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं, आप अपने पावर को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल अथॉरिटी जो है, वो पूरे राज्य को, पूरे देश को संभालती है, लेकिन वो किसी राज्य के शक्तियों के बीच में हस्तक्षेप नहीं करती है, इंटरप्रेट नहीं करती है कि आपने ये गलत किया, और राज्य सरकार सेंट्रल के शक्तियों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। बाय द वे, अगर किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है राज्य और केंद्र के बीच, तो उसके लिए हमारे देश में या किसी भी देश में एक कोर्ट का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट कहें या हाई कोर्ट कहें, या जिस प्रकार का भी कोर्ट का प्रावधान है, वो क्या करती है? इस कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा देती है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में देखेंगे।